वंदे मातरम साथियों। इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित मैंने कुछ वीडियो बनाए थे। इसी श्रृंखला में आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अलग अलग तरह के फॉर्म होते हैं। ITR 1, ITR 2, ITR 3 से लेकर के ITR 7 तक जो फॉर्म होते हैं, तो किस व्यक्ति को कौन सा फॉर्म भरना चाहिए और किस तरीके से जो फॉर्म भरा जाता है उसके बारे में मैं आज थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करने के लिए बहुत से लोगों के दिमाग में दुविधा रहती है कि कौन सा फॉर्म भरना है और कौन सा नहीं, क्योंकि अलग अलग फॉर्म होते हैं। ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक जो फॉर्म होते हैं, और आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हैं तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन पूछा जाता है कि आप कौन सा फॉर्म भरेंगे, ITR 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, 3 भरेंगे। तो ऑनलाइन जो ई फाइल करेंगे रिटर्न, उसी समय आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा फॉर्म भरना चाहिए। और अगर आप भी इस दुविधा का समाधान ढूंढ रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये व्यक्ति की इनकम के टाइप पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की आय किस स्रोत से है, कितनी आय है और किस स्रोत से आय हो रही है। इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए जैसे सैलरी पाने वाले जो लोग हैं उनके लिए अलग, जो वेतनभोगी कर्मचारी है उनके लिए अलग फॉर्म होगा। कारोबारी या जो पेशेवर वगैरह होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, या अन्य जो आय है, या विदेशों में कोई व्यक्ति रह रहा है या विदेश से आय हो रही है, तो उसके संबंध में अलग फॉर्म भरा जाएगा। तो आप सभी, मतलब आपको सभी फॉर्म के बारे में जानकारी देते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म किसके लिए भरना है। तो अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ITR के जो फॉर्म है अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकम टैक्स की जो वेबसाइट पे अगर जाएंगे आपको, तो वहाँ बहुत से फॉर्म आपको मिलेंगे। मैंने पहले बता दिया कि फॉर्म 1 से लेकर 7 तक, ITR 1 से ITR 7 तक मिलेंगे, और जिनका उपयोग विभिन्न इनकम और टैक्स देने वाले लोगों के आधार पर ITR फाइल करने हेतु किया जाता है। असेसमेंट ईयर 2022-23, यानी जो भी अपन ITR भरेंगे उसके लिए ITR 1 से लेकर ITR 7 तक के 7 जो फॉर्म है वो इनकम टैक्स की साइट पर मौजूद है। और इनमें से कुछ फॉर्म अन्य फॉर्मों की अपेक्षा बड़े हो सकते हैं, उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसे अतिरिक्त जानकारी भी जरूरत होती है। तो अलग अलग फॉर्म की अलग अलग आवश्यकताएं भी होगी और अलग अलग उसका पैटर्न होगा, और अलग अलग लोगों को ये अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। इसलिए आपको ये जानकारी प्राप्त करना जरूरी है कि कौन सा फॉर्म आपके लिए उचित रहेगा। तो सबसे पहला है ITR 1, इसको सहज फॉर्म भी कहा जाता है। पहले ये ऑफलाइन भी भरा जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन ही है। अब उसके दो तरीके, या तो ऑनलाइन आप भरो या उसकी जो फाइल है उसको डाउनलोड करके उसको फिर भर करके वापस उसको अपलोड करो, वो भी तरीका ऑनलाइन ही है। तो अब जैसे इसमें सहज जो फॉर्म है, ये फॉर्म ऐसे व्यक्ति के द्वारा फाइल किया जाता है जो वेतन प्राप्त करता हो, या पेंशन हो, या वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी किसी एक मकान से उसको अगर प्रॉपर्टी प्राप्त हो रही है, या ब्याज है, या अन्य तरीके से लॉटरी और हॉर्स रेस के अलावा, अगर लॉटरी और हॉर्स रेस से अगर कोई कमाई हो रही है तो उसको आप दूसरे ITR फॉर्म में भरनी पड़ेगी। इनके अलावा अगर कोई और कमाई हो रही है या इनकम प्राप्त कर रहा है तो व्यक्ति को ITR 1 भरना पड़ेगा, और जिसकी कुल आय 50 लाख रुपए तक हो। तो ज़्यादातर जो भी वेतनभोगी कर्मचारी है उनकी आय 50 से कम ही होगी, और जो वेतनभोगी या जिसको पेंशन मिल रही है या कर्मचारी है, तो उन सभी के लिए लगभग ITR 1 ही लागू होगा। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप वेतनभोगी है, और आपकी वित्त वर्ष 2021-22 की कुल इनकम 50 लाख तक है, यानी 50 लाख से कम है, तो आपको ITR 1 फॉर्म भरना होगा। अब ये बात ध्यान रखें कि सैलरी में पेंशन इनकम भी शामिल होती है, यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन है या पेंशनर है तो भी आपको ITR 1 ही भरना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है कि अगर आपने दूसरे स्रोतों से भी आय कमाई है, जैसे कि आपके बैंक डिपॉजिट है उसका अगर आपको ब्याज मिल रहा है, या आपके एक हाउस प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा कि एक मकान से कोई प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो रही है, तो भी आपको ITR 1 फॉर्म भरना पड़ेगा, और इसी के जरिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कृषि से जो आय है और वो 5,000 रुपये तक है, 5,000 से अगर ज़्यादा की आय है तो फिर आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कृषि आय है वो 5,000 तक है तो भी आपको ITR 1 फॉर्म ही अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा है ITR 2। ITR 2 जो है उन व्यक्तियों, या HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी जो हिंदू अविभाजित परिवार है, जो संयुक्त परिवार वगैरह होते हैं, उनके लिए है, जिनके पास इनकम तो है लेकिन इसकी किसी बिजनेस या पैसे से प्राप्त नहीं होती, यानी जो सैलरी नहीं है, उनके लिए ये फॉर्म है। दूसरा, अगर आपकी सैलरी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है,
मैंने जैसे पहले बताया कि अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपको ITR 1 भरना है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा पहले सैलरी से है तो आप ITR 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब ITR 2 तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपके पास कैपिटल गेंस के तौर पे इनकम हो या एक से ज़्यादा घर से आए हो। जैसा कि ITR 1 में बताया था कि एक घर से आए है तो ITR 1 है, और एक से ज़्यादा मकानों से आपके आय हो रही है, घर से हो रही है, या विदेशी आय है, आप किसी विदेशी एसेट के मालिक हैं, यानी आपकी किसी विदेश में संपत्ति है, या आप किसकी कंपनी में डायरेक्टर है, आपकी किसी कंपनी में डायरेक्टरशिप है, या आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, शेयर मार्केट वगैरह से आप अगर इनकम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो भी आपको ITR 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुख्य रूप से जो भी वेतनभोगी जो कर्मचारी है, जैसा मेरा जो वीडियो देख रहे हैं वो लगभग सारे लोग जो भी होंगे या वेतन कर्मचारी भोगी होंगे, तो उनके लिए ITR 1 ही फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि इसके अलावा जो भी दूसरे जो है 50 लाख से अगर जिनकी इनकम ज़्यादा है तो वो लोग CA या किसी टैक्स पर्सनल से ITR भरवाएंगे, तो उसको कोई विशेष जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आम कर्मचारी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप खुद घर बैठे किस तरह से ITR भर सकते हैं। मैं आगे की वीडियो में या जो भी एक नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको खुद अपना ITR कैसे फाइल करें वो मैं आपको बता दूंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप खुद घर बैठे आपका जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है, वो आप भर सकते हैं। और अगर आपके टैक्स ज़्यादा कटा है तो उसका आप रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बस एक बार और पुनः बता दूं कि ज़्यादातर जो भी सैलरी पर्सन है और 50 लाख से कम इनकम वाले हैं तो सभी के लिए लगभग ITR 1 ही लागू होगा। तो ये तो 1 और 2 के बारे में होगी। ITR 3 है उन लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए, या HUF हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए जिनकी आय किसी व्यवसाय या पैसे से प्राप्त होती है, जो बिजनेस वगैरह होती है उनके लिए है। इसके अलावा ये फॉर्म कारोबारियों और पेशेवरों के लिए है जो कई सैलरीड इनकम से नहीं कमा रहे हैं, यानी जिनकी कोई सैलरीड इनकम नहीं है लेकिन पेशेवर है, कारोबारी है, और अगर आप किसी कंपनी के पार्टनर है तो भी आपको ITR 3 फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ITR 3 हो गया। उसके अलावा ITR जो फॉर्म है ये उन लोगों के लिए जिनके पास व्यवसाय या पैसे से अनुमानित आय प्राप्त होती है, यानी फिक्स आय नहीं है, अनुमानित आय है, तो उसको फिर अगले जो भी लॉस या जो भी प्रॉफिट होता है उसको अगले वित्त वर्ष में कैरी फॉरवर्ड के जो ऑप्शन वगैरह होते हैं, तो ये सारा ITR 4 से संबंधित है। इसके अलावा जो ITR 5 है ये फॉर्म है व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवारों या कंपनी या फॉर्म या जो ITR 7 फाइल करने वाले व्यक्ति, उनके अलावा अन्य सभी के लिए ITR 5 लागू होगा। ITR 6 है ये फॉर्म उन कंपनियों के लिए है जो इनकम टैक्स की छूट की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रहे हैं, यानी ये भी फॉर्म कंपनियों के लिए है। तो साधारण जो वेतनभोगी कर्मचारी या जो साधारण पर्सन है उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। और अंतिम जो ITR 7 है ये फॉर्म उन व्यवसाय सहित उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें धारा 139(4)(a), धारा 139(4)(b) और धारा 139(4)(c)(d) या 4(e) और 4(f) के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। तो ये सारे मैंने आपको बता दिया कि ITR 1 से लेकर के 7 तक कौन से हैं, और मुख्य रूप से आपको ITR 1 ही भरना है। ज़्यादातर जो भी कर्मचारी है सभी के लिए लगभग 1 ही लागू होगा। अब मैं बता दूं आपको कि ITR अगर आपको फाइल करना है तो आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला दस्तावेज है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जब ITR फाइल करने जाएंगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए जो ID होगी वो आपका पैन कार्ड ही होगा। पैन जो नंबर होंगे वही आपकी ID होगी। उसके बाद में आपको पासवर्ड रीसेट करने पड़ेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप पहले ITR भर चुके हैं या आपने किसी और से ITR भरवाया है तो आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो जो आपके जो पैन नंबर है वही आपका ID है। तो ये सबसे ज़रूरी है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास आपकी नियोक्ता का दिया हुआ फॉर्म 16 नहीं है या आप पेंशनर है तो आपको बैंक से स्टेटमेंट लाना पड़ेगा कि आपकी जो फाइनेंशियली है वित्तीय वर्ष है उसकी कितनी आय हुई या उस पर कितना ब्याज वगैरह लगा, वो सारा उसमें बैंक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट दूसरा जो दस्तावेज चाहिए वो है बैंक या पोस्ट ऑफिस से प्राप्त ब्याज सर्टिफिकेट। अगर आपको ब्याज बैंक में जो भी डिपॉजिट है उस पर या पोस्ट ऑफिस पे डिपॉजिट पे अगर आपको कोई ब्याज मिल रहा है तो उसका जो सर्टिफिकेट है, जो भी लेटर होगा बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाएगा, वो भी आपको चाहिए, क्योंकि आप उसको ब्याज को भी उसमें शो करना है। इसके अलावा टैक्स बचत निवेशों का प्रमाण, कि अगर आप टैक्स में छूट लेना चाहते हैं तो आपकी जो भी निवेश है, जैसे आप 80C 80CCD या 80D में जो भी किसी में भी आप अगर टैक्स में बचत के लिए चाहते हैं तो उनकी सारी जो भी फोटोकॉपी या जो भी दस्तावेज है वो आपको प्रमाण के रूप में अपने पास में रखने होते हैं।
हालांकि ऑनलाइन सबमिट नहीं करने पड़ते, लेकिन उसका ब्यौरा है अपने नियोक्ता को देना पड़ता है, या उनकी जो फोटोकॉपी है वो अपने नियोक्ता को या डीडीओ जो टैक्स डिडक्टर है उसको देनी पड़ती है। और फॉर्म नंबर 16 सबसे महत्वपूर्ण, जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनका जो भी डीडीओ जो होंगे, जो जिनका टैक्स डिडक्टर होंगे, वो आपको चारों क्वार्टरली भरने के बाद में आपको फॉर्म नंबर 16 देंगे। अब फॉर्म नंबर 16 क्या होता है, उसमें क्या क्या डिटेल होती है, तो उसके ऊपर मैं विस्तृत वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा। और इसके अलावा सैलरी स्लिप, अगर मान लो 16 नंबर फॉर्म नहीं तो आपकी सैलरी स्लिप से भी आपकी वार्षिक आय हर महीने की सैलरी स्लिप से आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा टीडीएस सर्टिफिकेट, अगर आपका टैक्स जो भी डिडक्ट हुआ है उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या आपने कहीं टीडीएस जमा करवाया तो उसका सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास होना चाहिए। या फॉर्म 16A, 16B और 16C जो भी आपके लागू होता हो वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक और फॉर्म आता है 26AS। 26AS आपको अगर नहीं पता है तो मैंने पूरा वीडियो इस पर बनाया हुआ है कि 26AS क्या होता है। ये फॉर्म वो होता है जो आपके इनकम टैक्स की जो साइट है उस पर ट्रेसेज पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पूरा विवरण होता है कि आपके वित्तीय वर्ष में कितना टैक्स कटा है, कौन कौन से क्वार्टरली से कितना टैक्स कटा है, तो ये सारा विवरण आपको उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा AIS और होता है वार्षिक सूचना विवरण की, जिसमें अन्य जो भी आपके स्रोत है या शेयर मार्केट वगैरह में या कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया है, तो जहाँ भी आपके टैक्स कटा है या उसके संबंध जो भी जानकारी है वो सारी उसमें मिल जाती है। तो इस साल से AIS को भी एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मैं आप ये ITR ऑनलाइन फाइल करने का जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको 26AS और AIS और फॉर्म नंबर 16 के बारे में विस्तार से जानकारी दे दूंगा। तो ये सारी तो जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट थे जो आपको ITR फाइल करते समय चाहिए। इसके अलावा अब कुछ जो प्रश्न है सामान्य जो पूछे जाते हैं या समस्या आती है, तो मैं आपको एक दो प्रश्न बता देता हूँ। प्रश्न है कि अगर मैंने पहले ITR फाइल करते समय कोई गलती की तो मैं अपना ITR कैसे ठीक कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कि आप घर बैठे ITR भर सकते हैं। अब कई बार भरते समय गलती हो जाती है और शुरुआत में भरेंगे तो आपसे गलती निश्चित रूप से होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर मान लो आप कोई गलती कर लेते हैं तो आप उसी टाइम पीरियड के दौरान, यानी अंतिम तारीख से पहले पहले आप उसका रिवाइज रिटर्न है वो भर सकते हैं, और रिवाइज रिटर्न भर करके आप अपनी गलती सुधार सकते हैं। और रिवाइज रिटर्न भरने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई पेनल्टी का भुगतान नहीं करना पड़ता। लेकिन खास बात यह है कि ये असेसमेंट ऑफिसर द्वारा असेसमेंट पूरा होने से पहले या लागू असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से पहले तक, यानी जो भी पहले हो, आपको अपना रिवाइज रिटर्न फाइल कर लेना है। यानी कि जो अंतिम तारीख है टैक्स फाइल करने की, जो सामान्य रूप से जुलाई होती है, तो उससे पहले पहले अगर आप ITR भर लेते हैं समय पे और उसमें गलती भी हो जाती है तो आप उसका रिवाइज रिटर्न भी भर सकते हैं। तो निश्चित समय तक आप अगर गलती भी करते हैं तो आप दोबारा उसको रिवाइज रिटर्न भर के आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो इस संबंध में इसके लिए कोई अलग से पेनल्टी नहीं होगी। दूसरा है कि अगर मैं समय पे अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाता तो क्या होगा। अगर जैसे मान लो आपने जो समय पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने तक लेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग जो तारीखें हैं वो होती है, और कई बार जुलाई से अगस्त सितंबर तक तारीखें बढ़ा दी जाती है। पिछले वर्ष कोरोना के कारण ये तारीख काफ़ी आगे तक बढ़ाई गई थी, तो वो हर साल अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो जैसे आप SSB ईयर 22-23 के लिए आप वार्षिक आय और आप कितनी देर से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसके आधार पर आपको अलग अलग फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। यदि आपकी टैक्स योग्य आय 5 लाख या उससे अधिक है तो कोई भी व्यक्ति है जो तय तारीख के बाद में ITR फाइल करता है तो उससे 5,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आपकी कर योग्य आय 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस तरह से ये निश्चित तारीख है वो आगे बढ़ती रहती है या चेंज होती रहती है। सामान्य रूप से 31 जुलाई है वो ITR फाइल करने की अंतिम तारीख होती है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो ITR जब ऑनलाइन या जो भी सैलरी पर्सन है उनका जो टैक्स कटता है उसकी क्वार्टरली जो है 4 क्वार्टरली में आपके टैक्स जो जमा होता है, तो चौथी क्वार्टरली फाइल करने की जो अंतिम तारीख है 31 मई है। तो जो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि आपकी चौथी जो क्वार्टरली है वो ऑनलाइन अपलोड हो चुकी हो और उसकी जो सारी डिटेल है वो आपके फॉर्म नंबर 16 में और 26AS में अगर प्रकट हो रही है या दिख रही है तभी आप ITR फाइल करें, नहीं तो आपके जो है डाटा में गड़बड़ आएगी और आपको दोबारा रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है या कोई भी समस्या हो सकती है या आपको जो टैक्स है वो आपको ज़्यादा भरना पड़ सकता है।
तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और मैं आगे की वीडियो में जब भी ITR फाइल करने का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको विस्तार से बता दूंगा। तो ये तो थी महत्वपूर्ण जानकारी। अब एक और मैं आपको जानकारी बता दूं कि ये जो सारी मैं जानकारी दे रहा हूँ ये सूचनात्मक है, क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित है, लेकिन जो भी अपने को सामान्य जो जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, उससे संबंधित मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप आयकर विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, और जो विभागीय जानकारी है वही उसको अधिकृत माने। मैं ये आपको सिर्फ सूचनात्मक या जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सलाहकारी या सलाह है आपके लिए। लेकिन अगर आपके कहीं कन्फ्यूजन है तो आप विभागीय अधिकारियों से या विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको दी इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित, या कौन कौन से फॉर्म कब किस व्यक्ति को भरने पड़ेंगे। तो मैं जल्दी ही आगे जो भी निश्चित समय में मैं ITR ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। तो आप चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो औरों को भी शेयर करिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आप सामान्य ज्ञान से संबंधित जो वीडियो चाहते हैं या पे मैनेजर से संबंधित आपकी किसी तरह की कोई भी समस्या है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। काफ़ी मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, और आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और इनकम टैक्स से संबंधित भी कुछ 4-5 वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।